नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल MGN न्यूज़ आज की ताकत पर। जैसा कि आपको पता है, हम समय समय पर आपको अलग अलग ऐसे व्यक्तित्व के धनी लोगों से मिलवाते हैं जो अपने क्षेत्र में अपना नाम खुद बनाते हैं। आज हमारे बीच मौजूद हैं ऐसे ही एक व्यक्तित्व के धनी मास्टर चमनलाल जी उन्हाणिया जी। मास्टर जी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। नमस्कार। और जैसा कि पिछली बार भी आपने देखा और आगे भी आप देखते रहेंगे, इस प्रकार के लोग हमारी धरोहर होते हैं, इस प्रकार के लोग हमारी पहचान होते हैं। और हरियाणा में इस प्रकार के लोगों का बहुतायत में मिलना अब कठिन होता जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी विधा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जिन्होंने उस विधा को जिंदा रखा है आज तक भी, जिसको आज हरियाणा अपनी शान मानता है और जो हमारा इतिहास और धरोहर रहा है। तो मास्टर जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप किस विधा से संबंधित हैं और हरियाणा का नाम किस विधा में आप रोशन कर रहे हैं? देखो, शुरू से लेके मैंने तो अपना हरियाणवी कल्चर का जो सिंपल जो गाना हुआ है उसी हिसाब से शुरू किया है मैंने जी। और मेरा पर्पज़ रहा है शुरू से कि मैं एक अच्छा और भी प्रोफेशनल कलाकार बन के आगे समाज में आऊँ जी। लेकिन शुरू से जो मैंने तालीम ली जी। अपने गुरुजी मेरे गांव से शेर सिंह जी। उसके पास बैठ के मैंने तालीम ली। तो उस टाइम जब मैं छोटा था, उस टाइम हमारे क्षेत्र में इतने पॉपुलर कलाकार नहीं हुआ करते थे जी। तो जैसा भी कुछ छोटा मोटा जो भी तालीम मैंने जो ली अपने गुरुजियों से ली, उसके बाद में क्या रहा कि हमारे क्षेत्र में रागनी कंपटीशन का बहुत बड़ा बोलबाला हो गया था। जी। ये सन 80 के बाद में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लगा हो गया। जी। मैं 85 या 87 के आसपास में मटका बजाने लग गया था। जी। और उसके बाद में मेरा फिर इस कला में, इस क्षेत्र में रुझान हो गया और गाने में ही मैंने अपना पूरा जीवन बिताया आज तक। तो मास्टर जी ने बताया कि ये रागनी गायक हैं और रागनी की विधा में इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया। मास्टर जी, जैसा कि हमने ये सुना है कि मटका बजाने का शौक आपको बचपन से ही हो गया था जी। और उसी विधा के चलते हुए आप रागनी के क्षेत्र में उतरे। आपने बताया कि आपके गुरुजी भी आपके गांव के रहे, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि, और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आपको मटका बजाने का शौक किस तरह से लगा? मटका बजाने का शौक सर मेरे गांव में बहुत पुरानी बातें हैं। सन 82-83 की बात है। मास्टर पालेराम जी का प्रोग्राम हुआ था। प्रसिद्ध आदमी रहे हैं मास्टर पालेराम जी, अलालपुर से हैं, बहुत ही सुप्रसिद्ध कलाकार जो कि आज की इस हरियाणवी कल्चर के धरोहर मानते हैं हम, सभी को लोग मानते हैं, उसको नमन करते हैं। सबसे पहले मैं उनको नमन करता हूँ। जी बिल्कुल। क्योंकि उसी की पार्टी से वे 3-3, 4-4 मटके बजाते थे। जी। मैं देखता था यार, ये हमारे जो गाँव में जब होलियों को खेल होते थे उसमें एक एक ब्लेडर मटके बजाया करते जी। छोटी शीत की लस्सी की जो हांडी थी जी। और हमने देखा वो 2 बजाते थे, उनका अलग अलग हाथ होते थे, वे 4 बजा रहे हैं। जी। तो मेरी जिज्ञासा थी मैं भी कुछ सीखूं। जी। तो उसको देख के मुझे बड़ा आश्चर्य, फिर मैंने कोशिश किया, फिर धीरे धीरे मैंने भी अपना गढ़वा बना के और अपने घर में बजाना शुरू किया। तो मतलब इन्होंने घर से ही शुरुआत की, बचपन से ही इनको मटका बजाने का शौक लगा और वहीं से इन्होंने शुरुआत की। तो मास्टर जी, एक चीज़ और बताइए कि मुख्य रूप से जैसे आप गांव उन्हाणा से हैं, उन्हाणी गांव से हैं आप, तो इसमें आपका बेसिक कार्य जो है वो खेती है या कुछ और भी? बेसिक कार्य पहले तो हमने पढ़ाई की जी। और उसके बाद में जैसे कि हमारे पिताजी हैं, बिल्कुल साधारण सामान्य जीवन जी रहे हैं और अपना मेहनत मजदूरी खेती बाड़ी का काम करते हैं। जी। और हमने अपना जो पूरा जीवन है ना, मेरी शुरू से ही गाने में रुचि रही है। जी। बैकग्राउंड की बात करें, बैकग्राउंड मेरा शुरू से ही बिल्कुल हल्का रहा है, सिंपल साधारण रहा है। जी। लेकिन परिवार से मुझे इस मामले में कोई बढ़ावा नहीं मिला। परिवार वाले शुरू से ये कहते थे ये कोई अच्छा काम नहीं है, आप इसको छोड़ दिए, कोई और को काम करिए। जी। लेकिन जो विधि ने जो लिख रखा, विधाता लिखा, वही बना। मेरे इसी में रुचि थी। गुरु शेर सिंह जी से तालीम ली, उसके बाद में मैंने 7वीं कक्षा में पढ़ते पढ़ते मैंने बंजू बजाना सीख लिया। सन 90-91 में बड़ी अच्छी बंजू बजाने लग गया था। तो परिवार का साथ भी इनको पूरी तरह से नहीं मिला, उसके बावजूद भी ये लगातार इसी क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे और आज मुकाम ये हो गया है कि लोग इनके नाम से परिचित हो गए हैं, लोग इनको जानते हैं। जब ये मंच पर जाते हैं तो लोग न केवल तालियां बजाते हैं बल्कि इनके नाम को उच्चारित भी करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा चमनलाल जी कि आपने अपना प्रोग्राम जो मंच का है ये कब से शुरू किया आपने?
मंच का प्रोग्राम सर मेरे को किया, अभी मेरा कुछ कुछ याद है। सबसे पहले मैंने अपनी पार्टी बनाई, ये मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा है जी, कि मैंने आज तक कभी भी किसी भी पार्टी वाले को ये नहीं कहा कि भी आप 2 मटका वाला 1 बंजोड़ा मेरे को दे दो। जी, मैंने शुरुआत में जब अपनी पार्टी तैयार करी तो मेरे गांव के बच्चे तैयार करे, मैंने जी, खेतों में जाकर रियाज करवाया, उनका मटका बजाना सिखाया, बैंजो खुद बजाता था। प्रोग्राम शुरू किया तो मेरे गुरु शेर सिंह खुद स्वयं बैंजो बजाते थे। जी, हमारे क्षेत्र के राम मेहर सिंह जी हैं जो लोकी से गांव से, बड़े अच्छे बैंजो वादक रहे, उन्होंने मेरा बैंजो में 20 साल तक साथ दिया। जी, और मैंने अपनी पार्टी खुद स्वयं तैयार की, और ये शायद 97 के आसपास, 96-97 की बात है। मैंने अपनी पहली पार्टी बना के बूढ़ा में मैंने अपना चंद्रकिरण का किस्सा गाया पहले, चंद्रकिरण का किस्सा। उसके बाद में मुड़ के नहीं देखा, लगातार चलते रहे, बड़ा सूट पाट प्रोग्राम चलते रहे। तो एक ये बड़ी बात इनके साथ रही कि जब इन्होंने गाना शुरू किया रागनी के क्षेत्र में, जब ये उतरे तो स्वयं इनके गुरु इनके साथ थे और वो बैंजू पर बैठे, और इसी चीज़ से इनको उत्साह वर्धन भी हुआ, इनको एक नया जोश भी मिला, एक प्रेरणा भी मिली कि गुरु मेरे साथ है। आपको अच्छी तरह से पता है कि गुरु और माता पिता ही पूरी दुनिया में ऐसे होते हैं जो अपने से ऊंचा अपने शिष्य या अपने संतान को जाता हुआ देखना चाहते हैं। बाकी सब तो पता ही है, सब ऊपर जाते हुए किसी को देखते नहीं। तो आपका जो मास्टर जी जो परिवार है वो गांव में रहता है अभी, और आप कार्यक्रम करने के लिए दूर दूर चले जाते हैं, तो क्या कभी ऐसी कोई घटना घटी या जीवन में कभी ऐसा कोई वाकया हुआ हो जब आपको परिवार की बहुत याद आई हो और आप परिवार से दूर हो? नहीं, ऐसे कोई नहीं आया मेरे साथ में, क्योंकि मैं 5-5, 7-7 दिन भी बाहर प्रोग्राम में रहा हूँ मैं जी। पहले जो मंदिरों के जो चंदा के प्रोग्राम होते थे, 3 दिन 4 दिन बाहर रहना, तो पीछे से परिवार मेरे अपने बच्चों का बहुत अच्छा ख्याल करते थे ऐसे तो इस मामले में, लेकिन वे गाने से थोड़ा सा दूर करते, भाई ये कोई अच्छा काम नहीं है आपके लिए जी। परिवार को, बच्चों को पूरा सपोर्ट मिला। तो परिवार की चिंता, क्योंकि ये उदाहरण है हमारे सामने, आज के युग में आप देख भी रहे हैं और जानते भी हैं कि संयुक्त परिवार बहुत कम बचे हैं, एकल परिवार ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसके बावजूद भी मास्टर जी का परिवार संयुक्त है, और इसीलिए इनको बच्चों की चिंता नहीं है, क्योंकि लगातार इनके परिवार के लोग इनके बच्चों का ध्यान रखते हैं। मास्टर जी, क्या आप हमारे दर्शकों को 2 लाइन अपनी आवाज़ में सुनाना पसंद करेंगे? जी जी, 2 लाइन हो जाए बस। बिल्कुल हो जाएगी। मैंने अपना जीवन काल में सबसे पहले जो मैंने भजन सीखा जी, मैं उसी से शुरुआत करूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वैसे तो काफ़ी अभी 32 साल हो गए मेरे को इसी लाइन में गाते गाते जी। तो मैं जो चाहता हूँ, अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे तो सबसे पहले मैं आज भी उसी भजन से शुरुआत जी, करता हूँ। स्वागत है, स्वागत। हाँ, पंडित जी जगन्नाथ जी का भजन शुरुआत जी में मैंने याद किया। जी, सदा होया करे सर नीचा अभिमान का, जी, देख के चाल खतरा जान का। जी, सदा हुआ करे सिर नीचा अभिमान का, सदा हुआ करे सिर नीचा अभिमान का, तू देख के न चाल सोच के न चाल, वाह, ख्याल कर के चाल खतरा जान का, हुआ करे सिर नीचा अभिमान का। ये राजकिशन जी 87-88 में हमारे गांव के नज़दीक में कनीना में आए हुए थे। कनीना गाँव है। तो उस टाइम रणबीर जी मटका बजाते थे, मेरे को मटका बजाने का बड़ा शौक था जी, और मैं भी वहाँ स्टेज पर चढ़ गया। अच्छा, सच्चाई ये रहा है भारद्वाज जी, मेरे को कभी भी मैंने संकोच नहीं माना कि ये सीनियर कलाकार हैं, जूनियर है, मेरे को घबराहट कभी कभी नहीं हुई। मैं बेधड़के स्टेज के ऊपर चला गया, साथ में उनके साथ में रणबीर के साथ में मटका बजाया, और राजकिशन जी क्या आवाज़ के धनी थे, बड़े सुरीले कलाकार थे। अच्छा, ये तो है ही कि अपने हरियाणा में जो लोग रागनी गाते हैं वो बहुत ऊंची आवाज़ में गाते हैं, क्योंकि जो दूसरे जो हिंदी गाने हैं उनमें इतनी ऊंची आवाज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा मास्टर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये एक शैली, स्टाइल या दिखावा है, या ऐसा होता है कि जब रागनी वो लोग गाते हैं मंच पे चढ़ के तो उनका एक हाथ कान पे लगता है और दूसरा हाथ सीधा हो जाता है, ऐसा क्यों? ये सर ऐसा है, ये हमारी जो हरियाणवी कल्चर में जो गाना होता है, जो क्लासिकल लोग जो गाते हैं वे तो आराम से बैठे गा लेते हैं। हाँ जी। लेकिन हमारे जो हरियाणवी शैली होती है, हरियाणवी संस्कृति में जो हम गाते हैं, जो रागनियाँ गाते हैं, भजन गाते हैं,
तो उसमें एक तो कुछ बचपन से हम किसी दूसरे सीनियर को देखते हैं, देखा देखी हो जाती है। अच्छा अच्छा। अभी फला हमारा शो, कई बार हमने देखा है जो उनके शिष्य होते हैं उनको गुरु की कुछ झलक उसके अंदर झलकती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जैसे मेरे जो साथी हैं अपने नज़दीकी रहे हैं बहुत जी। एक सुनील जी हैं जो अपने हरिपुर से हैं, वे बालीराम जी के शिष्य हैं। अच्छा। तो मैंने उसको बिल्कुल नज़दीक से देखा, हमारा 7वीं प्रोग्राम बजे है, जो वे गाते हैं ना तो उसका जो एक्टिविटी जो सेम बाली शर्मा की तरह। अच्छा। देखो आवाज़ तो भगवान ने दी अलग, लेकिन जो उसकी एक्टिंग होती है तो कुछ ऐसे भी हम अपने गुरुओं को देख के सीखते हैं। और रही बात कान के हाथ लगाने की, और ये जो शैली है ना ये हमारी हरियाणी कल्चर की एक अलग पहचान है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हरियाणवी जब रागनी गाई जाती है तो उसमें जोर लगाना पड़ता है, आवाज़ अंदर से निकलती है, उसके लिए वो ऐसा करना पड़ता है, और एक ये शैली भी हो गई है इनकी गाने की। अच्छा, एक और मास्टर जी मैं आपसे बात जानना चाहूँगा कि आप हरियाणवी कल्चर से जुड़े हुए, इतने गहरे जुड़े हुए हैं, क्या समझते हैं कि हरियाणवी कल्चर ने अपने देश की संस्कृति को क्या नया दे दिया है? हरियाणा संस्कृति में अगर हम पंडित को सुनते हैं, लक्ष्मीचंद जियों को जी, मांगेराम जी को सुनते हैं, दादा जगन्नाथ जी को सुनते हैं। हाँ, ये तो सुना भी है बहुत सारे लोगों ने कि लक्ष्मीचंद जी जो गा गए उसमें भविष्य भी उन्होंने बता दिया, कहीं ना कहीं जो छुपा हुआ था वो भी उन्होंने बताया अपनी रागनी के माध्यम से, क्योंकि ऐसा सुना है कि भाई उनकी कंठ पर सरस्वती माँ का जी राज था। जी, सच्चाई है, ऐसा सुना है। लेकिन इस जो रागनी जो हमारी हरियाणा की जो रागनी है ना उसमें हमारे जीवन का सार छुपा हुआ है जी। अगर सही मायने से ये देखो इतना प्रमाण दे रखे पंडित ने, अगर उसको सही मायने से सुना जाए तो गाने वाले से ज़्यादा जोर सुनने वाले को पड़ता है। बिल्कुल। क्यों? उसकी एक कविताई को सुन के उसका गुणना और उसके ऊपर अमल करने के लिए कम से कम 5-7 पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी, जब जाके उसको उसका प्रमाण मिलेगा, उसको उसके बारे में ज्ञान होगा कि पंडित जी यहाँ तक भी मौजूद थे, ये तब ये बात ये प्रमाण पंडित जी ने यहाँ दिया है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हरियाणवी कल्चर ने और हरियाणवी रागनियों ने भविष्य के बारे में भी जानकारी दी और उस समय की जो तात्कालिक परिस्थितियाँ थी उनसे भी हमें वाकिफ करवाया। अच्छा मास्टर जी, एक चीज़ और मुझे बताइए कि हरियाणवी कल्चर में सबसे बड़ा योगदान और सबसे बड़ा स्थान जो है वो सांग का रहा है। जी। तो कुछ समय बीच में ऐसा आया था कि सांग लगभग समाप्त हो गए थे, लोग पसंद नहीं करते थे सांग देखना। अब सांग की क्या स्थिति है आपकी नज़र में? देखो भारद्वाज जी, ऐसा है, ये तो हर समय के साथ में समय का दौर होता, समय के साथ बदलाव होना भी चाहिए और बदलता भी आया है जी। आज से 50 साल पहले 100 साल पहले कुछ अलग था, आने वाले 100 साल बाद में कुछ अलग होगा। बीच में थोड़ा सा बदलाव आया सांग भी, लेकिन ये हमारी हरियाणवी कल्चर की असली धरोहर है, उसको हमें भूलना नहीं चाहिए। और मेरे जितने भी दर्शक देख रहे हैं मैं उनसे भी करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, ये हमारी असली हरियाणवी धरोहर सांग से जुड़ना, क्योंकि जो उसके अलग अलग जो पात्र होते हैं ना वे सेम अपना वही भाव दिखाते हैं। स्वर्गीय सतबीर मास्टर जी स्टेज पे कभी गाते थे तो 4 बात बताते थे, गाने वाले के अंदर 4 गुण होने चाहिए जी। लय, स्वर, ताल और भाव। 3 सुनने वाले के अंदर सुनना, गुनना और अमल करना। तो सांग की बात जब आपने की तो ये सारी बातें वहां लागू होती हैं जी, क्योंकि वे जो पात्र होते हैं ना वे अपना वैसा ही भाव दिखाते हैं। लय, स्वर, ताल और भाव, लय में गाना, स्वर में गाना, अगर ये चीज़ जिस कलाकार के अंदर ये सारी सांग में देखने को मिलती है हमें। तो एक हरियाणवी कल्चर में जो सांग की स्थिति रही उसके माध्यम से कहीं ना कहीं जो सांगी होते थे वो समाज को एक नई शिक्षा, एक नया रास्ता और समाज सुधार का अच्छा मार्ग मानते थे और इसके माध्यम से वो लोगों को जागरूक भी करते थे और ये भी बताते थे कि हमारे जीवन में किस चीज़ का महत्व है, हमें किस किस चीज़ को अपनाना चाहिए, किस किस चीज़ को छोड़ना चाहिए। तो मासी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे यहाँ स्टूडियो में आने पर। और मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूँगा कि वो अपने हरियाणवी कल्चर को ना भूलें, इसको याद रखें और याद रखें इस बात को भी कि ये हमारी धरोहर नहीं बल्कि हमारी वो असली पूंजी है जिसे हमें संजो कर रखना है और अपने जीवन में उतार लेना है। सभी दर्शकों को नमस्कार।